تو आज जो मेरे ज़हन में सवाल है वो अदब की ज़ुबान के बारे में है। यानी एक सतह पर हम ये कहते हैं कि जो अदबी ज़ुबान है वो अमूमी ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है, एक तासुर ये है। और दूसरा जो तासुर है वो ये है कि शायद शायरी की ज़ुबान जो है वो नस्र की ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो इसमें हकीकत है भी, हमें कुछ नज़र भी आता है, लेकिन फ़िल असल जो है वो जो देखने की बात है उस पर कुछ बात कीजिए कि क्या वाक़ई शायरी की ज़ुबान और नस्र की ज़ुबान मुख्तलिफ होती है? या अगर नहीं होती, तो फिर हमें जो बज़ाहिर उसमें इख्तिलाफ़ नज़र आता है, उसकी वजह क्या है? ये सब ये जो ज़माना है ना हम जिसमें जी रहे हैं, इसमें एक तो ये हुआ है कि बाउंड्रीज़ ना बहुत ज़्यादा ब्लर हुई हैं। ठीक है। और इसलिए आपने जो सवाल किया है ये आज के बिल्कुल हस्ब हाल है, कि आज इसकी अहमियत क्या है। जब हम ये बात करते हैं कि अदब की ज़ुबान और आम जो बोलचाल की ज़ुबान है उसमें फ़र्क होता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बात करते हुए हमारे ज़हन में कोई 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी का निस्फ़ अव्वल जो है ना वो आम तौर पर होता है। उस ज़माने में वाक़ई ऐसा था, ठीक है? कि ज़ुबान रोज़मर्रा बोलचाल की और अदब की ख़ासी मुख़्तलिफ़ होती थी। अच्छा, अब ये है कि क्या अभी ये सिलसिला है क्या और क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अब बोलचाल की ज़ुबान में और अदब की ज़ुबान में कोई फ़र्क नहीं रहा? तो ये थोड़ा-सा ना मेरा ख़्याल है कि पेचीदा बात है, इतनी सादा नहीं है। जी, अदब की ज़ुबान अगर मुख़्तलिफ़ होती है, यानी हम इस मफ़रूज़े को अगर मान कर चलें, तो उसकी बुनियाद क्या है? क्यों मुख़्तलिफ़ होती है? अदब में मेरा ख़्याल है कि जो हमने बिल्कुल 20वीं सदी की जो इब्तदाई बरस थे, मग़रिब में ना एक सिलसिला चला, जो रूसी हयत पसंद हैं, उनके यहाँ ख़ास तौर पर नज़र आता है, जिन्होंने ये तारीफ़ तय करने की कोशिश की कि अदब क्या है? और उस सवाल में जो बुनियादी बातें थीं, वो यही थी कि क्या अदब एक फ़ॉर्म है? और अगर फ़ॉर्म है, तो फिर सबसे अहम सवाल यही है कि फ़ॉर्म क्या है अपने तौर पर? तो उन्हीं में कहीं इस पर भी बात हुई कि अदब की ज़ुबान दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है। और अगर आपको याद हो, आपने यकीनन पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ लिटरेचर एक किताब है जो 1942 में पहली बार सामने आई। उसमें इस सवाल पर सबसे पहले जो है वो गौर किया गया कि क्या अदब का मुतालिया, अदबी मुतालिया जिसे हम कहते हैं या अदब का मुतालिया जिसे हम कहेंगे, क्या ये एक ही बात है, अलग है? और क्या ये ज़ुबान के हुस्न इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है? जी, और क्या वो कौन-सी बुनियादी खूबी है जिसकी वजह से हम किसी तहरीर को अदब या गैर अदब करार दे सकते हैं? इन सवालात के बाद फिर सिलसिला जो है वो बहुत आगे बढ़ा, ठीक है? और उसमें तो बात यही हुई थी, जो हैयत पसंद का नुक्ता नज़र था, वो यही था कि सबसे बुनियादी बात ये है कि आप फ़ैमिलियर करें। जी हाँ, अदब अपने मौज़ू को भी और ज़ुबान को, दोनों को जो आम इस्तेमाल है उससे मुख्तलिफ बनाता है। अब ठीक। अगर हम थोड़ा-सा इससे पीछे जाएँ, तो हम ये देखते हैं कि एक रोज़मर्रा इस्तेमाल है ज़ुबान का, जिसको हम कहते हैं कि वो एक ख़ास कवायद के तहत चलती है, ठीक है? और शायरी में आके और जो हमारी शायरी हुई, ठीक है? और जब हम अपनी शायरी की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है ज़्यादातर हमारे ज़हन में ग़ज़ल होती है, गज़ल ही क्योंकि है, ज़ाहिर बहुत रिवायत ज़्यादा रिवायत ही उसकी बड़ी है रही ज़ाहिर। जी, जी, ज़ाहिर है। तो अब उसमें आम तौर पर आपने ये देखा है हमने कि जो पाबंद शायरी थी, उसमें सबसे पहले तो जो तोड़ी जाती है, वो कवायद को ही तोड़ा जाता हाँ, है। नहवी अब साख़्त जो है रोज़ उसकी, सबसे पहले तो वो जी, जी। मुतासिर होती है, आगे-पीछे करते हैं उसको। हाँ, तो वो ज़ाहिर है कि आप वज़न के एतबार से, ठीक है, जो कवायदी तरीक़ाकार है और तरतीब है, उसको आप तोड़ देते हैं। हाँ, नस्री तो तरतीब ख़ास ज़ुबान तौर यहाँ से ज़ुबान मुख्तलिफ़ हो गई। पे। जी। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ अगर हो गई, तो क्या महज़ कवायद की सतह पर ही मुख्तलिफ़ है या कुछ और भी है? हुँ, तो जो हमारी क्लासिकी तनकीद है, क्लासिकी तनकीद से मुराद ये है ना कि जो हमारी तासुराती तनकीद थी, जो शुरू में और जिसने कोशिश की अपनी क्लासिकी रिवायत से जुड़ने की, उसमें एक बात ये बहुत थी कि जी तख्लीकी इस्तेमाल होता है ज़ुबान का। लेकिन ये एक टेढ़ा सवाल था कि तख्लीकी इस्तेमाल है क्या? इसका जवाब एक जो बड़ा शाफ़ी है, वो हमें दिया है जनाब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने, जिन्होंने ये कहा कि 4 बुनियादी अनासिर हैं, तशबीह है, इस्तारा है, अलामत है, ठीक है? और किनाया है, ठीक है?
تو کم از کم 2 خوبیاں ہونی چاہیے، وہ نثر ہو یا نظم ہو۔ اگر ان میں سے 2 کم از کم عناصر موجود ہوں گے، تو پھر اس کو تخلیقی زبان مانا جائے گا۔ ادبی زبان ہم کہیں گے اس جی، یہ ادبی زبان جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اگر یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادب کی زبان، اگر ہم اس اصول کو مان لیں، روسی حیات پسندوں کے اصول کو یا فاروقی صاحب کی بات کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان مختلف ہوتی ہے روزمرہ کی زبان سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح رنگ ہیں تو رنگوں سے تو تصویر بنائی جاتی ہے، لیکن مصوری محض رنگوں کا استعمال نہیں ہوتا، رنگوں کا حسن استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل تو شاعری بھی زبان کا استعمال محض نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا حسین استعمال ہے، جہاں صرف زبان ابلاغ کے طور پر نہیں استعمال ہو رہی، بلکہ وہ اظہار کا ایک ذریعہ بن کر آ رہی ہے، اور اس اظہار میں خود زبان بھی قابل توجہ ہے۔ الفاظ کی جو ترتیب آپ نے بنائی ہے یا ان کا جو استعمال آپ نے کیا ہے، وہ خود استعمال بھی قابل توجہ ہے۔ کجا یہ کہ ان سے جو معنی برآمد ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے، ظاہر ہے ان کی بھی اہمیت ہے اور وہ بنیادی اہمیت ہے، لیکن اپنی ظاہر کی سطح پر بھی ہوتا ہے، وہ متوجہ کرتی ہے اپنی طرف کہ مجھے بھی دیکھو، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ علوم بھی موجود ہیں ہماری کلاسیکی روایت میں، ٹھیک ہے، لفظ کی خوبی پر اور معنوی خوبیوں پر موجود ہیں۔ اب اگلا حصہ یہ ہے کہ کیا نثر کی زبان میں اور شعر کی زبان میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ داخلی منطق ہوتی ہے عام طور پر شعر کی زبان میں، جبکہ توضیحی منطق عام طور پر ہوتی ہے نثر کی زبان میں۔ نثر عام طور پر چونکہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا کہ اس میں وضاحت زیادہ ہوتی ہے، پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پھیلاؤ کو جو چیز ترتیب میں لے کر آتی ہے، وہ وہ ہوتی ہے منطق اور صراحت۔ تو ایک جملہ جب آتا ہے تو دوسرا اس کے بعد اس کی وضاحت میں آتا ہے، جبکہ اگر ہم غزل کی روایت میں دیکھیں تو وہاں دونوں مصرے تو ایک دوسرے کی وضاحت تو کر رہے ہیں اور ان میں ربط ہونا ظاہر ہے ضروری ہے، وگرنہ تو وہ غزل کا شعر ہی نہیں ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن وہ داخلی تعلیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شاعرانہ تعلیل ہو سکتی ہے، لیکن نثر میں یہ ہے کہ ایک جملہ اگر آئے گا، یعنی میں اس طرح سے اگر کہوں کہ انشاء کا جو بنیادی اصول ہے کہ جب آپ نے پہلا جملہ لکھ دیا تو اگلا جملہ پھر طے ہو گیا۔ جی ہاں ظاہر ہے آپ اس کے کے تابع پہلے ہے جملے نے طے کر دیا کہ اب اگلا جملہ آپ کیا لکھیں گے، اور اگر آپ اس طے شدہ بات سے ہٹیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کے جملوں میں تو ربط نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ نے پہلا پیراگراف لکھ دیا تو اس نے طے کر دیا کہ اب اگلا پیراگراف آپ کیا لکھنے والے ہیں۔ تو وہاں ایک پھیلاؤ جو ہے، اور اس پھیلاؤ میں خارجی منطق کا، یعنی ایک بات جو آپ نے پہلے جملے میں کہی ہے اس کا دوسرے سے ربط ہونا ضروری ہے، دوسرے کا تیسرے سے، اور اس میں پھیلاؤ آئے گا جبکہ سمٹاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں پھر وہی بات ہے کہ غزل کی زیادہ شعریات جو ہے نا وہ غالب ہے میرے اس نقطہ نظر میں۔ اب سوال یہ کہ کیا نظم میں ایسا نہیں ہوتا، کیا وہاں یہ بات نہیں ہے؟ تو وہاں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب اگلی بات جو جس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نثری نظم آئی ہے، تو نثری نظم کا بھی ایک ظاہر ہے جھگڑا موجود ہے کہ کیا یہ شاعری ہے یا نہیں ہے، تو کیا کیا ہوتی ہے شاعری، ٹھیک ہے، شاعری کی بنیاد کیا ہے اور کیا اسے ہم شاعری کہیں گے، یا واقعی جو شخص وزن میں نہیں کہہ سکتا تو وہ اپنے بس ٹوٹے پھوٹے جملوں کو جوڑ کے کہتا ہے جناب میں نے نظم لکھی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ذہن پر، پھر میں وہی عرض کروں گا کہ غزل غالب رہتی ہے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ شاعری میرا خیال ہے اجمال کا فن ہے، وہ تفصیلی یا طویل نظم بھی ہو تو اس میں بھی اجمال جو ہے وہ غالب رہتا ہے، جبکہ نثر جو ہے نا وہ تفصیل کا فن ہے، ٹھیک ہے، وہ فن، اور اس میں مہارت جو ہے نا وہ مشق سے ہی آتی ہے، وہ کچھ سائنس نہیں ہے، لیکن
उस फ़न में फैलाव होता है। जबकि आपने समेटना होता है नज़्म के अंदर, तो ये मेरा ख़्याल है कि ये 2 जो हैं समतें हैं, जो एक तरह से तय कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि फिर हम नस्री नज़्म को कहाँ रखेंगे? क्या वो है शायरी या नहीं है, ठीक है? और उसकी जो ज़ुबान उसकी ज़ुबान हम कैसे कहेंगे? तो फिर मैं सहारा लूँगा फारूकी साहब का कि अगर तो आपने उसे अदबी बनाया है, ठीक है? अगर आपने उसे अदबी बनाया है और नज़्म में जो वहदत है तासुर की, ठीक है? वो आप कायम कर सके हैं और आप किनाए से, ठीक है? या तशबीह से या इस्तारे से या अलामत में से कम 2 अज्ज़ा से काम ले रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उसे हम शायरी कहेंगे। मिसाल के तौर पर मट्टी की कान में शामिल नज़्में हों, ठीक है? या ज़ीशान साहिल की हों, अफ़ज़ाल साहब हों, ज़ीशान साहिल हों या तनवीर अंजुम हों, ठीक है? तो इनकी जो नज़्में हैं, उन नज़्मों को मैं नज़्म ही कहूँगा। मैं उनको कतई जो है वो ये नहीं कहूँगा कि ये जनाब ये तो नस्र में उसकी वजह ये है कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अफ़ज़ाल साहब ने तो जी, जो है वो इमरोज़े ठीक है? वो शायरी जो है ना वो करके दिखा दी। जी हाँ, गज़ल की शायरी भी करके दिखा दी, ठीक है? कहीं लिखा हो मेरे हाथ से न ख़ूँ उसका, बहुत दमकता है रुख़सारे लाला गूँ उसका।